की आजादी आई, लड़ करके नहीं, समझौते से। स्वतंत्रता संग्राम के नेता त्यागी थे, आज के नेता भोगी। और दो तरफ से आई, बेलथरा रोड से ठाकुर जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में बलिया से 20 लोगों का जत्था गया, बलिया से 20 लोगों का जत्था, जिसमें मैं भी एक था। सीतू बाबा उठे, दलदले में फंस गए। आज के युवाओं में सबसे जो बड़ी कमी है वो आत्मनिर्भरता नहीं है। 1942 में बैरिया में गोली चली 18 अगस्त को, उसके पहले बांसडीह आजाद हो गया था। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बलिया ब्रदर्स चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बलिया की धरती पर जन्मे एक महान स्वतंत्रता सेनानी राम विचार पांडे जी से, जिनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष से मिलती है, समझौते से नहीं। तो नमस्कार सेनानी जी। कल्याण हो। जब आपकी उम्र खेलने कूदने की थी, तब आपने आजादी का सपना शुरू किया। उस छोटे से बालक के दिल में ये आग कैसे लगी? जब मैं छोटी उम्र का था, इस लायक था कि समाज को समझ सकूं, तो हमारे गांव में क्रांतिकारी लोग एकत्रित होते थे जी। और कांग्रेस का हर नेता उस गांव में जाता था। उसमें सुविधा ये थी कि गांव सड़क से दूर था, कस्बों से दूर था, और वहां रहने के लिए गांव के लोग तैयार रहते थे। कोई भूखा नहीं रहता था। जी। हाँ, तो उस समय वहां कैंप हो रहा था, जो शुरू हुआ हमारे अंदर जो ये भावना आनी शुरू हुई, तो उस समय वहां कैंप हुआ। कैंप में यहाँ के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे और सब लोग अपना प्रवचन एक एक 2 दिन करके आते थे। उस समय हम लोगों ने जब देखा, हमारे पिताजी खद्दर पहने हुए थे, तो हमने पूछा, हौ धोतिया कहने का पैरत? तो उन्होंने कहा कि ये खद्दर है, ये गांधी जी की निशानी है और हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। आगे चल के वहां जो बड़ा कैंप हुआ, तो उसमें गीत गाई गई। तो गीत गाने के लिए उन लोगों ने हमको पकड़ लिया। कौन सी गीत थी? सर बांधे कफनिया हो, शहीदों की टोली निकली, यही गाना था। इसको हमने गाया और गाने के बाद उन्होंने पीठ थपथपाया। जो नेता गए थे वो लोगों ने भी पीठ थपथपाया और कहा कि भाई हाँ, ये लड़का तो कुछ करेगा। उन्हीं लोगों ने कहा, तो हमारे अंदर वो भावना जागृत हुई कि देश को आजाद कराने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए ये सारे लोग अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भी इसमें शामिल। हुआ ये कि हमारे गांव के थे उदय नारायण दुबे और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी में थे। गांव में कांग्रेस के लोग भी थे, समाजवादी, सब लोग एक साथ में थे। तो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी में थे, तो उन्होंने उनको पकड़ने के लिए वारंट निकला। उनको पकड़ने के लिए वारंट निकला। कारण ये था कि उदय नारायण दुबे इलाहाबाद के एसपी की साइकिल गांव लेकर चले आए थे। लोगों ने पूछा कि कौन ले जाएगा, तो लोगों ने कहा उदय नारायण दुबे है। ये साथी है, वहीं इलाहाबाद में चढ़ गया, वहां जाके उतरे। वही हुआ। साइकिल से? साइकिल। उसको साइकिल की ढूंढाई में पुलिस आ गई। तब तक ये पिपरी ट्रेन डकैती हो गई। क्रांतिकारियों को जरूरत पड़ी पैसों की,
तो सरकारी खजाना लूटने के लिए ये लोग रेल को रोक दिए और खजाना लूट लिए। अब वारंट निकला इन लोगों के ऊपर, तो उदय नारायण दुबे का चालान हमारे सामने हुआ कि जब यह नौजवान, उस समय वो नौजवान थे, हम बच्चे थे, तो वो उनको देख करके यशो जो गढ़वाल था वो कहा कि वो यह नौजवान गलत हाथों में पड़ गया, ये हुआ वो हुआ, सब कहा, किंतु कहा कि नहीं, देश के लिए किया है इसलिए हम इसकी प्रशंसा करते। इतना हम लोग वहीं थे, देख रहे थे। वही उदयन दुबे को ले गया। हाँ, पहले वो धोती कुर्ता खद्दर की धोती, खद्दर का कुर्ता और गमछी ले करके जब वो घर में से निकले तो सब लोग आश्चर्य चकित होकर के उनको देखने लगे। गांव के वही लोग जो रोज देखते थे उस दिन देखने लगे, और वो उनका चालान हुआ, वो गए गढ़वाल से अपना, तो वो 6 बरस तक जेल में रहे। अब हमारे अंदर ये भावना उठी कि क्यों नहीं इस रास्ते को पकड़ा जाए। तुम रास्ता कहीं भाई, रास्ता तो पकड़ने के लिए कोई और साधन चाहिए। उस समय आपकी उम्र क्या थी? है? उस समय आपकी उम्र क्या थी? नहीं, हम ना विद्यार्थी थे, कक्षा 3-4 में पढ़ते थे, उसमें नहीं थे, विद्यार्थी थे। तो जब सन 42 आया और गांधी जी का, अब हमारे अंदर ये भावना पैदा हो गई है, तो गांधी जी का जब आंदोलन शुरू हुआ, तो गांधी जी के आंदोलन से पहले सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन था। पूरा देश सुभाष चंद्र बोस के पीछे था। गांधी जी के साथ लोग थे, किंतु सुभाष चंद्र बोस नौजवान, अरे क्या कहिए, दिव्य शरीर, और वो आदमी ICS से इस्तीफा देकर आया था, और वो जब एक बार घूम गया तो जो उसके सामने पड़ गया उसका वो उसमें इतना आकर्षण था कि उसके साथ हो गया। अब हम लोगों ने ये सोचा, जब सन 41 आया तो गांधी जी ने कहा सीतारमैया कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो गए, और सुभाष चंद्र बोस दोबारा प्रेसिडेंट होने के लिए नामांकन कर दिया। वोट हुआ, रमैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो गांधी जी ने कहा सीतारमैया की हार मेरी हार है, मैंने हमारे सिद्धांतों की हार, सीतारमैया की हार मेरी हार है। और इस पर उन्होंने कहा सुभाष के साथ उसमें कांग्रेस के जलसे में कोई नहीं जाएगा, कह दिया, मना कर दिया। तो उसमें सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव है, अच्युत पटवर्धन, यानी अरुणा आसफ अली, ये लोग गए। वो गांधी जी के वर्डिक को माने नहीं। हाँ, उनके मना करने के बाद भी गए। हाँ, उनके मना करने के बाद लोग गए। बाद में त्रिपुरा में सम्मेलन हुआ था, उसमें लोग भाग लिए। सुभाष चंद्र बोस को जबरदस्त बुखार था, और कांग्रेस का प्रेसिडेंट का जो भाषण था वो आचार्य नरेंद्र देव ने पढ़ा। ये हम लोग अखबार के जरिए होती है। तो अब ये तो लग गया कि कांग्रेस 2 हिस्से में बट गई, किंतु सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, मैं प्रेसिडेंट का इस्तीफा बापू को ले जाकर दूंगा। ले जाकर के उन्होंने दे दिया इस्तीफा वो ले लिए और किसी और को प्रेसिडेंट बना दिया।
इसके बाद अब हम लोगों के मन में भावनाएं हुई सुभाष और गांधी। उस समय चल बड़ा सुभाष बनाम गांधी, और सुभाष जीत गए थे इसलिए सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे। और नौजवान थे, आकर्षक थे, पर्सनालिटी भी उनकी आकर्षक थी, हम लोग देखे थे ना, तो आकर्षक थी। वह नौजवान फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, उसमें बहुत सारे लोग चले गए और पूरे देश में घूमा, किंतु क्रांति कहीं दिखाई नहीं पड़ी। क्रांति खोज रहा था, जब क्रांति दिखाई नहीं पड़ी तब वो देश छोड़ करके चले गए। और चले हाँ, उसी समय द्वितीय महासमर शुरू हो गया। द्वितीय महासमर, जर्मनी ने हमला करना शुरू कर दिया और जापान, वो फ्रांस को, इटली, सबको जीत लिया। इसलिए मैं तो मुसोलिनी था ही उसका साथी। समस्या है कि जब ये गांव कलकत्ता छोड़े तो उनका भतीजा शिशिर बोस उनको ले करके गोमो स्टेशन पर आया, और गोमो स्टेशन पर उनको गाड़ी में पंजाब मेल में बैठा दिया। वो चले गए वहां काबुल, और काबुल से रूस चले गए। रूस में जाने के बाद उनको कुछ राहत मिली। स्टालिन उनका मित्र था और वो उनका स्वागत किया, किंतु अंग्रेजों से वो लड़ना नहीं चाहता था। तो वो कहा कि आप जर्मनी चले जाइए, और उसने जर्मनी भेज दिया। जर्मनी में हम देखिए सारा समाचार आ रहा है, आया कि जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस गायब हुए। तो गायब नहीं हुए थे, पनडुब्बी से वो ये इसमें लंका होते हुए, क्योंकि जब कन्याकुमारी वो आए तो उन्होंने कहा यार इसको ऊपर करो, हम भारत माता को प्रणाम करेंगे, और उसने प्रणाम किया। और उसके बाद चले गए जापान। अब जापान में जाकर के रास बिहारी बोस थे, आजाद हिंद फौज पहले से गठित किए थे, और वो उनको कमांडर बना दिया। अब वो जापान के साथ मिल करके उन्होंने कहा अब किसी देश पर नहीं हमला कर, हम चले हैं भारत। आ करके इसको अंडमान निकोबार को जीत लिया, और जीत करके उसको राजधानी बना दिया। यही राजधानी हमारी रहेगी, भारत में है ना। और उसके बाद सिंगापुर होते हुए आ गए कोहिमा। तो सुभाष चंद्र बोस कोहिमा जब आ गए तो अंग्रेजों को बड़ी चिंता हुई, यानी मणिपुर के आगे बढ़ गए तो उनको चिंता हुई कि यदि ये आ गया बंगाल में तो फिर इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अमेरिकी फौज उतार दिया गुवाहाटी में, और वहां पर उनकी सप्लाई लाइन कट गई। जापान सरेंडर कर दिया। अच्छा, अब जापान सरेंडर करने से उनकी सप्लाई लाइन कट गई, तो ये कहां से चलेगा, भोजन कहां से चलेगा। वो अब फौजियों से कहे तुम लोग भारत के हवाले हो, जो होगा अच्छा होगा। मैं यहां से जापान जा रहा। वो पहुंचे जापान, वहां की स्थिति देखा, जापान का राजा खुदे कांप रहा था। अरे नागासाकी पर जब बम गिरा, एटम बम दो ही जगह न गिरे, कोहिमा में, उसमें तो नागासाकी और हिरोशिमा। पहला बम हिरोशिमा में पर गिरा, और दूसरा बम जब भी जापान नहीं मानता था तो नागासाकी पर गिराया अमेरिका ने। और वहां से वो चले गए, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला। वैसे लोग कहते हैं कि रूस के जंगलों में जो जेल बना था
अरे रूस आ गया इनके साथ ना, अंग्रेजों के साथ। तो उसका जेल बना था वहां, उसी जेल में वो रहे। हिंदुस्तान के बहुत लोगों से उनकी मुलाकात हुई, किंतु उसने छोड़ा नहीं, और वो इस लायक भी नहीं थे कि छोड़ा जाए। तो ये सारी भावनाएं अंदर से उद्वेलित कर रही थी कि देश को आजाद कराना है, कि पढ़ना उसके लिए जरूरी है। तो पढ़ाई लिखाई होती थी। सन 42 में हम लोग प्राइमरी के विद्यार्थी थे। हम लोगों ने ना समझी में स्कूल का जो कागज था फूक दिया। सबकी जन्मतिथि फूक दी गई। अब वहां से अब हम लोगों को कौन सर्टिफिकेट दे, तो फिर दोबारा हमने कक्षा 3 से पढ़ना शुरू किया। 3-4 कनैला में पढ़े, और उसके बाद गढ़वार मिडिल स्कूल, फिर टाउन इंटर कॉलेज में, और इस तरह से पढ़ करके चले गए विद्यापीठ। गोवा आंदोलन हो गया सन 1955 में। हुआ तो 46 से ही था। डॉक्टर लोहिया ने गोवा आंदोलन 1946 से ही शुरू किया था। पुर्तगाल ने उसको फ्री नहीं किया था। तो 1955 में ठाकुर जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में बलिया से 20 लोगों का जत्था गया। बलिया से 20 लोगों का जत्था, जिसमें मैं भी एक था, और हम लोग पहुंच गए। हाँ, बताया नहीं, सन 42 में जो जेल फूका, थाना फूका गया था, उसमें मैं था। हाँ, अब थाना तो 10,000 आदमी घेर लिए थे। सिपाही ने थप्पड़ मारा, कहा कि बड़े बड़े लोग घूमता, तू चल रहा आजादी लेवे बाबा जी। खैर हम लोग कोई पकड़ा नहीं, और हम लोग आ गए घर, अपने अपने घर। अब पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। तो इस तरह से 1955 में गोवा आंदोलन में मैं भाग लिया। वहां गोवा के लोलिया में, हाँ, जब हम लोग लेकर गए वो हम लोगों को, तो कमेटी का दफ्तर था पूना में, तो पूना ले गए, और पूना से हम लोग पहुंच गए बेलगांव। बेलगांव में आदेश आ गया, कांग्रेस अपने को हटा लिया आंदोलन से। आंदोलन जो था गोवा का, उससे उसने विरत कर लिया। जवाहरलाल नेहरू का हुक्म हुआ। हम लोग वहीं से हुक्म हम लोगों को हुआ कि आप लोग जाइए और दक्षिणी गोवा में झंडा फहराइए। 3 जगह थे करना, दक्षिणी गोवा में झंडा फहराइए। हम लोग आए दक्षिणी गोवा में सड़क से, तो फौज उतरी हुई थी और बिजली का तार बिछा दिया गया था। कोई पार नहीं फोड़ने पा गए। हम लोगों को जो मैं मालूम हुआ, तो हम लोग कहे कि रात ही में हम लोग चले गए। किंतु रात में हम लोग जंगल में घूमते रहे और परिक्रमा करते रहे। किसका? तो यहाँ से चले थे उसी का। सुबह जब हुआ तो मालूम हुआ कि तो हम लोग यहीं से चले थे। बस हम लोग आगे बढ़े, जंगल में गए, तो एक नौजवान पहाड़ी पर से हम लोगों को दिख रहा था। गोमांतक, वहां का गोमांतक संगठन था, क्रांतिकारी, और आंदोलन तो पूर्णतः अहिंसक था। वो देखा तो आया, पूछा आप लोग कौन है? तो हम लोग सत्याग्रही हैं। हम लोग सत्याग्रही कहाँ से आए हैं? बलिया से आए हैं। अच्छा,
तो आप क्या करना चाहते हैं? या तो हम लोग झंडा फहराना चाहते हैं। हम लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसने हम लोगों को रास्ता दिया, दिखाया। अच्छा, और पहाड़ पर चढ़ा करके कहा कि वो लोलिया कस्बा है तलठी में, वहां आप लोग जाइए और आप झंडा फहराइए, हम यहां से देखते रहेंगे। हमारी नजर जब तक रहेगी तब तक आप लोगों के पास काल नहीं आ सकता। मैंने इस तरह से उससे हम लोग कहा। हम लोग उतर के गए, लोलिया में झंडा फहराया। चाहने के बाद भी कोई आता नहीं था, घर से निकलता नहीं था, घर से निकलता नहीं था, हमारे डर के। क्या है, कर्फ्यू लगा हुआ था, कर्फ्यू, हाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, देखते ही गोली मारना था। अब जब हम लोग 20 लोग पहुंच गए और झंडा फहरा दिया, सभा किया, ठाकुर जगन्नाथ सिंह का भाषण हुआ, उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि अब हम लोग प्रभात फेरी करेंगे गांव में, शहर में, इसमें कस्बे में। हम लोग चले तो किसी का दरवाजा खोले नहीं, सारे लोग बंद, दरवाजा झांके सब लोग, भाई खोल करके लड़के आए। उसमें से किसी ने जा करके सीमा पर कहा कि आप लोग यहाँ सीमा अगोरते हैं, और वहां सत्याग्रह हो गया। तब वहां से वो सब पुर्तगाली फौज जो थी वो भागी। 10 लोग, 10 लोग के साथ कमांडर आया हम लोगों को देखने के लिए। पकड़ना क्या था, ये तो गोलियां न मारना था। किंतु जब देखा इतने लोगों को तो कहा इतने लोगों को मारने के बाद तो कोई इज्जत ही रह जाएगी। हाँ, खैर वो जो सोचा हो, आ करके वो हम लोगों को ले करके आया जहां हम लोग झंडा फहराए थे। झंडा फहर रहा है, देखा, उसमें 2-3 गोली मारा और उसके बाद झंडा उतार के फेंक दिया और हम लोगों को पीछना शुरू किया। उसमें हबसी थे जो कच्चा मांस खाते थे, आदमी का खाए तो खा जाते थे, ऐसे हबसी थे। तो हबसी ने अब उससे इशारा किया तो कहा कि नहीं, ये सत्याग्रही है, कोई हमसे लड़ने के लिए नहीं आए, ये सत्याग्रह कर रहे हैं, आप शांत भाव से देखते रहिए। उसके बाद मजिस्ट्रेट आ गया। उसके कुछ देर के बाद मजिस्ट्रेट आ गया, खबर हुई तो मजिस्ट्रेट भेजा गया, मजिस्ट्रेट आ गया, वो हम लोगों को अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट करके एक टूटा फूटा स्कूल था जिसमें छत नहीं थी, छत उड़ गई थी, और स्कूल की दीवार थी, उसमें कुर्सी मेज पड़े हुए थे। हम लोग को ले आकर के उसमें बंद किया। उस पर लिखा हुआ था लोलिया कैंप जेल। अब हम लोग वहां से लोलिया कैंप जेल में बंद हुए और हम 32 लोग थे उस समय। जब बंद हुए तो 32, अब 20 हम और 12 बंगाल, ये 32 लोग उस जेल में बंद किए गए। और वहां से भोर में एक गिलास पानी के लिए कोई नहीं पूछा। बल्कि आप सोचे कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग निर्जल रहे। भाई इतनी मार पड़ गई थी कि अब कुछ चल नहीं पा रहा था। अच्छा, तो हम लोगों को उस गाड़ी में बैठाए, वैन था, बैठाए, उसमें 8-10 आदमी को बैठने की जगह थी, 32 आदमी ठूस के खड़े कर दिए गए और हम लोग आ गए सीमा पर। तो हमारे सिपाहियों ने कहा, सैनिकों ने, सेना थी ना वहां, तो सैनिकों ने कहा कि आप लोग जवानों सीधे मत आना, नहीं तो बिजली का तार है, तुरंत छूते ही मर जाओगे। तुम लोग चले जाओ 100 कदम पूरब। और हम लोग रास्ता खोद दिए जमीन में,
जमीन से हो करके हाँ सुरंग बना दिए। अब तुम लोग उसी से आओ, हम लोग वहां हैं, यो बोला। तो हम लोग गए, उस समय उन्हें जैसे गोदी में उठा ले, किस तरह से ले आकर के मेडिकल कराया। उस समय सूचना आ गई बलिया में कि बलिया का जत्था जला दिया गया, पहले ही दिन 15 तारीख को ही। तो विधानसभा में भी सवाल हो गया कि सदन का एक सदस्य, पूरे देश में एक सदस्य केवल जगन्नाथ सिंह कांग्रेस के, वो सत्याग्रह में गए हैं और ये सूचना आ रही है, वहां के जला दिया गया। क्या स्थिति है इसको पूछा जाए, तुरंत उन्होंने महाराष्ट्र को फोन किया, महाराष्ट्र की सरकार ने जवाब दे दिया कि बलिया का जत्था जला दिया गया। वहां से सूचना आ गई, डीएम थे, डीएम ने तुरंत नेताओं को बुलाया और कहा बड़े शोक के साथ करना पड़ता है कि बलिया का जत्था जला दिया गया, दुख के साथ करना पड़ता है। तो दूसरे दिन फिर तुरंत खबर आई। अब तो मोरारजी देसाई वहां के मुख्यमंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी, तो तुरंत उन्होंने दूसरे दिन जब हम लोग आ गए शाम को बस से, कारवार से, शाम को हम लोग आए बेलगांव में। तो बेलगांव में आते ही सब लोग इतने प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, जबकि वहां पर सैकड़ों लोग गोली के शिकार होकर पड़े हुए थे, एक दो नहीं, सैकड़ों लोग। कैसर राख में गोली चली थी, इसलिए उसमें लोग, माने गोली चली, आदमी को लगा वो पानी में गिर गया, जिसको लगता था वो पानी में गिर जाता था, और गोली कहाँ से आ रही किसी को मालूम नहीं पता था। तो जा करके जब उस संदेशा बाहर आया, तब लोगों ने जोर लगाया और सारे जितने लोग गिरे हुए थे सबको बाहर ले जाकर के हॉस्पिटल में रखा, और जो मर गए थे उनकी लाश को भेजवाया, जो जीवित थे उनको हॉस्पिटल के जिम्मे किया, और सेवा बहुत की सब। तो हम लोग, अब उस दिन उन्होंने कहा, एसएम जोशी ने और मदनडौते ने, कि आप लोग शीघ्र बलिया जाइए, क्योंकि बलिया गड़ी गलत खबर पहुंच गई है। तो हम लोग समझे कि गई होगी खबर, आ गए। कहा, उन्होंने पूछा कहाँ का टिकट कटा दे, तो हमारे ठाकुर साहब सज्जन आदमी, उन्होंने कहा काशी का कटा दीजिए भाई, इनके पास एक, हाँ उनके पास कुछ पैसे थे, काशी का टिकट कट गया। हम लोगों ने कहा ले दो, यो चलते रहो। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं बलिया का टिकट आपने कटवाया। तो अब मन में आ गई, काशी चला, काशी एक्सप्रेस करना चाहिए था, और उसी से हम लोग आए, बनारस आ गए, फिर बलिया आए। तो बलिया स्टेशन पर भयंकर भीड़, बड़ी भीड़, स्वागत हुआ। हम लोग अपने अपने घर भेजे गए जल्दी से जल्दी। आप लोग कहीं दूसरा काम नहीं, पहले घर जाइए, कल सभा होगी, दूसरे दिन यहाँ विशेष सभा हुई। तो इस तरह से जो हमारे मन में उन्माद था कि हम देशभक्ति के बात करते हैं, किंतु हम इसे वंचित रह गए, उतना हमने पूरा कर दिया वो। अब यही हमारी कहानी है। अच्छा, आपके जीवन में गुरु या व्यक्तित्व, आपके जीवन में गुरु या व्यक्तित्व जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, कोई आपके गुरु जो उनका, अच्छा अध्यापक, हाँ हमारे जो अध्यापक थे प्राइमरी के, वो मोटा कपड़ा पहनते थे, मोटा कपड़ा पहनते थे। तो वहां पर उन सबों ने पूछा, वो आ गए डिप्टी साहब, उन्होंने कहा कि आप क्या पहने हैं, खदर पहने हैं। उन्होंने कहा नहीं, मोटिया कपड़ा है। मास्टर साहब को उन्होंने कुछ कहा, बड़ा कष्ट हुआ हम लोगों को। तो
डिप्टी साहब तो चले गए। मास्टर साहब से हम लोगों ने कहा कि आपने कहा क्यों नहीं? आप लोग कहे होते तो हम लोग इसका जवाब देते। फिर उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। उन्होंने देशभक्ति की बातें किया, देशभक्ति के गीत सुनाए, अपने ही सुनाए। तो उसे सुन करके हम लोगों के अंदर भी ये भावना प्रकट। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम में आपके परिवार का क्या हमारे क्या कठिनाइयां? हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में हमारे पिताजी खुल करके भाग लिए। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम में, और खद्दर का धोती और खद्दर का कुर्ता वही पहनते थे और वो चलता रहा। एक बार उनको किसी ने कहा, हाँ, उदय नारायण दुबे के केस के संबंध में जब आए थे वो बलिया, तो सीआईडी ने कहा कि बाबा आप भी इनके साथ जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आए हैं पैरवी करने के लिए, और पैरवी तो करेंगे ही, आखिर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? है? तो इस तरह से हमारे अंदर भावना ये कि नहीं कुछ करना चाहिए। हमारे पूरे पड़ोस से भावना जगी। हम लोग गीत गाते थे आजादी के तराने। आपके जीवन का सबसे कठिन फैसला कौन सा था? आंदोलन में भाग लेना या परिवार से दूर रहना? नहीं, हमारा कठिन फैसला था आंदोलन में भाग लेना। हाँ। अच्छा, बलिया को बगावत की धरती कहा जाता है। हाँ। उस बगावत के बीच आपकी सबसे बड़ी भूमिका क्या थी? हाँ, बगिया बागी कहा गया। ये किताब है बलिया बागी। अच्छा, उसमें जब सन 42 में बैरिया में गोली चली 18 अगस्त को, उसके पहले बांसडी आजाद हो गया था। बांसडी आजाद हो गया था, तो बांसडी, रेवती, सहतवार, सिकंदरपुर ये आजाद हो गया। अब बैरिया में गोली वो वहां के लोगों ने थानेदार से कहा कि झंडा उतार के हमारा झंडा फहरा दो। वह फहरा दिया। दरोगा फहरा दिया। अब ये लोग खुश होकर के घरों में चले गए। अब जब चले गए तो उसको उतार दिया और अपना झंडा फिर फहरा दिया। ये घटना बैरिया के गांव गांव में फैल गई। 10,000 लोग चारों तरफ से आकर के, नदी से आना था, नाव से लोग आ गए और थाने को घेर लिया। दरोगा तो झंडा उतारता नहीं था, तो लोगों ने कहा कि झंडा उतार दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं। तब तक नारायणगढ़ का कौशल कुमार थाने के पीछे से चढ़ गया ऊपर, थाने के ऊपर झंडा जहां था, और जा करके वो झंडा उतार के फेंक दिया दरोगा पर, और अपना झंडा फहरा दिया और वंदे मातरम कह दिया। दरोगा ने देखा कि झंडा फेंक दिया और अपना गीत गा रहा है, तुरंत गोली मारा और वो जवान नीचे गिर गया। और उसके बाद गोली चलना शुरू हो गई। थाने के पास जितनी गोली थी सब चल गई। उसमें 18 लोग मारे गए। 18 लोग मारे गए तो यहां पर आक्रोश हो गया पूरे बलिया में, पूरे बलिया जिले में। तो बांसडी तहसील जो स्वतंत्र थी, वहां से भी, सिकंदरपुर से भी, और बेलथरा रोड से, रसड़ा से, मैंने चारों तरफ से आकर के बलिया को लोगों ने कह दिया 25,000। ये किताब उसी कलेक्टर के ऊपर है। तो
जोगेश्वर निगम उसमें कलेक्टर थे। उस समय हाँ, उन्होंने एसपी को बुलाकर कहा कि यदि ये हम गोली चलाएंगे तो ये भीड़ छटते छटते अंत में हम लोगों को पकड़ लेगी और मार देगी, तो क्यों ना हम लोग चल करके थाने में लोग जेल में बंद है लोग, तो उनमें से छुड़ा ले चित्तू पाड़े को और जो लोग उनके साथ हो। तय किया एसपी ने, हाँ ठीक है, मरने से अच्छा है ये काम कर देना, किंतु हम लोग शासन से तो बर्खास्त हो गई, जनता के निगाह में बढ़ जाएंगे, बात सही है। तो वो ले गया, चित्तू पाड़े को बुलाया, तो चित्तू पाड़े और राधा मोहन सिंह आए। उसमें उसने कहा हम आप लोगों को छोड़ते हैं, आप बाहर चलिए, और जो 25,000 की भीड़ है थाने को जेल को बलिया को घेरे हुए है, इसे कहिए कि हम लोग छूट गए, अब आप लोग जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सभी साथी एक साथ छूटेंगे। 200-250 लोग थे, उन्होंने कहा कि हम सभी लोग एक साथ छूटेंगे। उसने कहा कि खोल दो गेट जी। जेल का फाटक खुल गया और लोग 19 अगस्त को जेल का फाटक खुल गया। 18 को बैरिया में गोली चली, उसका असर हुआ जिले पर और लोग चल दिए। चले तो किसी के हाथ में हसुआ है, किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में माने जो ही मिला। यदि कुछ नहीं मिला तो हंडिया में बिच्छू और वो, हाँ नहीं सांप नहीं, बिच्छू और गोजर मैंने सब इकट्ठा करके वो सब आ गए बंद करके उसको, इनको इसी से हम लोग मार देंगे। ये उत्साह था बलिया का। और जब ये पहुंचे थाने पर, तो वहां पर जेल पर, तो इन लोगों ने गेट खोल दिया। उनके निकलते ही चित्तू पाड़े ने अपनी टोपी कलेक्टर को पहना दिया, लेकिन आदमी कलेक्टर को कंधे पर ले लिया, आदमी एसपी को ले लिया, चित्तू मैंने इन लोगों को कंधे पर लेकर के उसने कहा कि चलिए हमारे दफ्तर ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस में ले आया। और उसने 19 तारीख को 18 गोली चलती भैया में, 19 तारीख को ये हुआ। उसने तुरंत लिखा मैं बलिया का संपूर्ण चार्ज कलेक्टर का चित्तू पांडे को देता हूं, जो राजनेता है, जन नेता है। अच्छा, और पूछा आपके एसपी कौन है, तो उन्होंने कहा महानंद मिश्र का है, और विश्वनाथ चौबे थे। तो उनको भी कहा 2 लोग हमारे एसपी हैं, एक पूर्वी एक पश्चिमी। कहा ठीक है। तो झंडा उसके बाद बाहर निकला, यूनियन जैक उतारा, यूनियन जैक उतारने के बाद उसको ले लिया और इनसे कहा कि आप अपना झंडा फहराइए। तो इन्होंने अपना झंडा फहरा दिया। उसके बाद कहा कि अब आप डीएम हैं, आप निर्णय, आपकी राजधानी कहाँ होगी? भाई रिपब्लिक ना है, लिटिल रिपब्लिक, वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है लिटिल रिपब्लिक। उसमें जा करके इन्होंने हमारी राजधानी रहेगी हनुमानगंज कोठी हनुमानगंज, जो चौक के पश्चिम तरफ है, वही उन्होंने कहा कि यही हमारी राजधानी रहेगी, वहीं बैठते ही थे। तो इस तरह से बलिया में आज के बाद सभा हुई, घोषणा हुई और कहा गया कि अब बलिया आजाद हो गया। जो लोग जाना चाहते हैं वो अपने घरों को जाएं, और जो लोग रहना चाहते हैं वो शहर में दुकानें खुली हुई हैं, किसी भी दुकान में कहीं भी बैठ करके खाना खा लें, भाई फ्री। तो लोग, काफी लोग तो लौट गए, किंतु कुछ लोग रह गए। जो रहे उनकी पूरी व्यवस्था, ईमानदारी इतनी थी कि कारागार की, वो कारागार करे,
कोषागार के 2 नोट कोई लेकर चला गया था, लूट हुई ना, तो वो वापस नहीं आ रही। तो चित्तूपाणे ने ऐलान किया यदि किसी के पास भी ये नोटें हो 8 बजे रात को तो वो ले जाए कारागार कोषागार में जमा कर दे, कोषागार बंद हो, क्योंकि अब तो डीएम है, तो कोषागार बंद हुआ, वो नोटें चली गई और कोषागार बंद हो गया। तो इस तरह से सन 42 और जगह की जैसा नहीं हुआ, पूरे देश में तीन जगह लोग आजाद हुए थे ना, बलिया, महाराष्ट्र का सतारा और बंगाल का मिदनापुर। तो बंगाल का मिदनापुर गुप्त कमेटी के द्वारा संचालित हुआ और वहां लोग आजाद हुए थे, और सतारा में भी लगभग यही हुआ था, है? तो इस तरह से बलिया की आजादी को लिटिल रिपब्लिक कहा जाता है, अंग्रेजों ने कहा, और इसके बाद कहा कि बागी बलिया हो गया। जब आजादी के समय अपने भारत को जो सपना देखा था, आज की हकीकत उससे कितनी अलग है? दिक्कत है कि जो हम लोग आजादी के समय में कहते थे कि दूध और दही की नदियां बहेंगी और लोग खुशहाल रहेंगे, तो वो स्थिति तो उस तरह से नहीं, क्योंकि आजादी आई लड़ करके नहीं, समझौते से लड़ाई हुई, किंतु जो ये लोग नेता हमारे बंद हो गए थे, तो इनको कौन छुड़ाएगा, तो इनको समझौते से आजादी आई, और समझौते की आजादी में दोनों पक्ष कुछ लेन कुछ देन, तो ये इस तरह से ये हुआ। तो लूटने वाले तो जो कहते थे भाई, जो बेईमान लोग थे वो कहीं गए तो है नहीं, यही थे। तो इस तरह से किंतु प्रभुत्व रहा। कि आज के नेता और स्वतंत्रता संग्राम के नेता, इन दोनों में आपको सबसे बड़ा फर्क कहाँ दिखता है? स्वतंत्रता संग्राम के नेता त्यागी थे, आज के नेता भोगी। बलिया में हुए 1942 के आंदोलन के समय आप कहाँ थे और आपने क्या भूमिका? मैं अपने घर पर था, और जहां कहीं भी कुछ होता था तो वहां जाता था। जैसे 23 तारीख को नेदरसोल आया, हाँ 23 को, और उस समय सुखपुरा के लोगों ने भरखरा जाकर के 15 सिपाही जो बंदूक लेकर के और वर्दी पहन के आ रहे थे, उनके बंदूक ले लिया और वर्दी उतरवा लिया और उनको धोती कुर्ता पहना करके लेकर चले आए सुखपुरा चट्टी पर। उनको जिलेबी और पूरी खिलाया, और उसके बाद वो लोग आए। उससे ये इतना नाराज हुआ कि सुखपुरा पर हमला बोल दिया नेदरसोल, और चंडी प्रसाद को जो वहां के नेता थे कांग्रेस के, उनको गोली मारा। इसके बाद शहर में और लोगों को भी गोली मारा। फिर मैं महंत जी के कुटिया में इनका फैसला बहुत होता था, तो लोग महंत जी के कुटिया में गया तो वहां हाथी बंधी हुई थी और कुत्ता था। कुत्ता भौंकता हुआ चढ़ बैठा तो गोली मार दिया। हाथी चिंगार करके चढ़ बैठी तो उसको गोली मार दिया, हाथी को। और इसके बाद महंत जी धीरे से बाहर उतरे, पैर टूट गया उनका, उनके शिष्यों ने उठा करके एक दूसरे गांव में पहुंचा दिया। तो इस तरह से जगह जगह जैसे गोली कितनी चली, रसोड़ा में गोली चली, यहाँ बिलरिया जो
जो फौज इधर से आई, फौज दो तरफ से आई, बेलथरा रोड से और ये नरही की तरफ से, सीटबड़ा गांव की तरफ से। तो वहां एक हलवाहा था, हल जोत रहा था, गीत गा रहा था। तो उसने पूछा क्या कर रहा है? अब ये गीत गा रहा है, हल जोत रहा है, क्या गया? गीत गा रहा है, तराने गा रहा है, मारो गोली, मार दिया, मर गया। वहां से आ गए लोग, सीटबड़ा गांव के लोग, बाबू साहब थे, प्रिंसिपल थे यहाँ। तो वहां सीटबड़ा गांव के लोग लाठी लेकर बंदूक का सामना करने के लिए शिवदत्त सिंह के नेतृत्व में लोग बाहर आ गए। तो वहां यहाँ गोली चली और तिवारी थे, वृंदावन तिवारी, वो मारे गए। और फिर फौज फेफना आई, राम सागर को मारा। वहां एक नौजवान जैसे आदमी वो था, तो राम सागर को मारा। और फिर बलिया आ गई। बलिया आते ही घर फूकना शुरू किया, नेदर शो घर फूकना, और बलिया शहर में वो तबाही मचाना शुरू किया। फिर इसके बाद गया वहां डाक बंगले में, और निगम साहब को और जियाउद्दीन रिजवी जो एसपी थे, उन दोनों को सस्पेंशन ऑर्डर दिया, दोनों को। अब वहां से उनका अध्याय समाप्त हो गया वहां तक। अब इसके बाद नेदर शोल के बाद वहां से फौज आई, कहां से? बेलथरा रोड से। तो फौज आई तो स्टेशन पर ही 2 लोग मारे गए। मास्टर थे वहां डीएवी में, उनको मना किया गया कि आप मत जाइए, किंतु माने नहीं, वो आ गए, 2 लोगों को मार दिया। और इसको थाने में गए सब। और उसी समय महानंद मिश्र, विश्वनाथ चौबे और मिश्र जी थे। देखिए अब करूँगा, विस्मृति के हिसाब से तो ये लोगों को, हाँ, वो सब इन लोगों को मालूम हुआ कि फौज आ गई, तो फौज से तो हम लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए बलिया छोड़ के चला जाना है। तो ये लोग आ गए ताड़ी बड़ा गांव से चौरा में आते आते कई लोगों के घर फूंक दिए गए। चौरा में चित्तू पाने थे, वो मिल गए तो 4 लोग हो गए। पारसनाथ मिश्रा, तो ये 4 लोग और चित्तू पाने, 4 लोग चले। उजियार आए तो मालूम हुआ कि फौज आ गई उधर से। इस तरह से ये लोग वहां से नाव से भागे, सुबह आ गए बांस थाना, और वहां लोगों ने पहचान लिया कि तो चित्तू बाबा हुए। तो चित्तू बाबा भाई तो उनको छोड़ के अब हुआ कि अरे भाई पहचान में ना आवे के चाहिए, चलिए। तो ये लोग गए शिवपुर के आसपास, शिवपुर दिगर के आसपास दलदल थी, और नाव जाकर वहां खड़ी हो गई। चित्तू बाबा उठे, दलदले में फंस गए। तो ये पारस मिश्र और विश्वनाथ चौबे और महानंद मिश्र ने उनको धोती फेंक के उनके कमर में बांध कर खींचा। तो अब उनका पूरे शरीर में खूब कीचड़ लग गया। अब पूछा लोगों ने कि कौन है,
हमारे बाबा हुआ नहीं, हम लोग ले जा कंधे पर लेके चले लो, ले जा रहे हैं, इनको सांप काटा है झरवाने के लिए। तो वो लोग ले करके चित्तूपाड़े को चले, चित्तूपाड़े छिप गए हैं। और ये लोग गए और वहां जा करके भोजपुर में वहां गंगा वो तालाब में स्नान लोग किए, स्नान करके धोती कुर्ता सुखाए, फिर पहन करके और उन्होंने कहा कि अब हम लोग, हाँ चित्तू बाबा ने कहा कि हम जाएंगे पटना। तो पटना का टिकट करा दिया, गाड़ी में बैठा दिया, वो चले गए, ये लोग गाड़ी में बैठे और चले गए बनारस। हाँ, तो उसके बाद बनारस से उनको हुक्म हुआ कि आप बलिया में संगठन कीजिए। महानंद जी आ गए और कुछ दिन तो घूमते रहे, बाद में पकड़े गए, सब लोग घर जला दिए गए थे। महानंद मिश्र, रामनाथ बरई है, और एक श्रीकांत पांडे महापात्र थे, उनका भी घर जला दिया गया। मैंने घर जो फूकना तो उन सबों के लिए आसान था, राम नगीना मिश्र के घर है, इसमें घर के जलाया गया राधा मोहन सिंह का, और राधा मोहन सिंह गांव का भी घर जलाया गया, विश्वनाथ चौबे का घर जलाया गया। इस तरह से बहुत सारे लोगों के घर जलाया गया। और दमन चक्र जो चला तो वो लंबा चला, दमन चक्र लंबा चला, और उसमें उस समय ठाकुर जगन्नाथ सिंह आगरा जेल में बंद थे, और उनके साथ तारकेश्वर पांडे, रामलक्ष्मण तिवारी भी आगरा ही जेल में बंद थे। हाँ, हमारे उदय नारायण दुबे उस समय फतेहगढ़ जेल में बंद थे। तो इस तरह से जितने क्रांतिकारी वगैरह लोग थे, झारखंडे राय वगैरह, सब जेलों में थे। और 1944 आया और उसमें कांग्रेस ने, वो इंग्लैंड की सरकार बदल गई, चर्चिल हट गया, उसकी जगह इटली आ गए। इटली ने आते ही ऐलान किया कि मैं भारत को आजादी दूंगा, और 45 से 15 अगस्त 47 तक आजादी की तैयारी हुई, और आज अंत में 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के लिए नेहरू को बना दिया गया। अच्छा, आपने अपने संघर्ष के दिनों में किन राजनेताओं से मिले और कब? भाई इतने राजनेताओं से मिले हैं, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, ये तो सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग नेता थे हैं, हम उनसे मिले। और कांग्रेस के भी बहुत सारे नेताओं से मिले हैं, किंतु जो प्रेम इन नेताओं ने दिया, हम उसके अनुसार अपना कर नहीं पाए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कोई ऐसा हिस्सा जिसे आप आज भी याद और भावुक हो जाते हैं? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कोई एक ऐसा हिस्सा जिसे आप जिसे मैंने गोवा का जो वर्णन किया है आपसे, जी जी जी, वो अच्छा सोचिए, गोली चल रही है और तय है कि मरना है, भाई हम लोग पीछे नहीं करते, सीना ताने खड़े थे, अब मारो तो डंडे से वो पीछे सब। एक हब्सी अपने अंगुलियों से हमला किया, तो उसी के हाथ पर कमांडर जो था उनका, वो मार दिया, डंडे से मार दिया, बस वही बच गया है। जो निचले नाखून लगे हुए थे उसमें सूजन आई और उसका ऑपरेशन बलिया में हुआ। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो आपके मन में सबसे पहला 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो जो प्रचार होता था, जब भारत आजाद होगा तो दूध और दही की नदियां बहेंगी, है? तो भारत आजाद हो गया, किंतु सूखा मिला 3 साल तक,
भयंकर सूखा पड़ा, उसमें बलिया के लोग भी तबाह हुए और पूरे देश के लोग तबाह हुए थे। अच्छा, आपके साथी स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन सा चेहरा आज भी आपको आंखों में? ठाकुर जगन्नाथ सिंह। आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक से सम्मान प्राप्त हुआ है। हाँ। उस पल की अनुभूति कैसे होती है? देखिए, अनुभूति तो हमको बहुत खुशी हुई ना, जब बुला करके 9 अगस्त को 9 अगस्त 2016 को हाँ हम बुलाए गए और हमारा सम्मान राष्ट्रपति ने है और प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री हमसे बड़ा प्रभावित हुआ था और बड़ा बड़ा आदर के साथ बात किया, हथवा पकड़ के हाथ में लेकर के, और उसने खूब प्रेम से बतियाया और पेंशन बढ़ा दिया, वही बढ़ाया, केंद्र की पेंशन वही बढ़ा दिया, 20,000 बढ़ा दिया, 6,000 था उसको 26,000 कर दिया। भाई काम भी किया, और अभी भी ये तब तक प्रधानमंत्री रहेगी जब तक चाहेगा, इसके विपरीत कोई खड़ा दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, आपके जीवन का सबसे बड़ा गर्व और क्षण कौन सा रहा? जब हम गोवा गए थे, क्योंकि हम लोगों ने वादा किया था कमेटी को, एसएम जोशी और एसए डांगे के साथ, कि हम, उसने कहा कि झंडा जरूर गड़ना चाहिए गोवा की जमीन पर, और वही झंडा गड़ा, नहीं तो और कोई झंडा फहराए नहीं। कैसल राग में गोली चलती रह गई और साखरवाड़ी में फौज खड़ी थी, कोई बाहर भीतर नहीं जा पाता। भाई हम लोग जो अंदर चले गए उसका हमको बड़ा गर्व। अच्छा, आपके आज के युवाओं में आपको सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी ताकत क्या दिखती है? आज के युवाओं में सबसे जो बड़ी कमी है वो आत्मनिर्भरता नहीं है, और युवा जो है पीछे देखते हैं। आज देखने की ताकत कम हो रही है। आज का युवा तो आजाद भारत का युवा है, आज का युवा नए भारत के निर्माण का सपना देखता है, और आज वो लगा हुआ है कि कैसे भी देश में ऐसा तरक्की करे कि कोई बेकार ना हो, किंतु बढ़ती हुई आबादी के साथ बेकारी भी बढ़ रही है। अच्छा, देश की सेवा करने के सबसे सरल और सच्चा तरीका कौन सा है? बस एक, अपने घर का मोह छोड़ दीजिए, देश की सेवा हो जाएगी। देश को आगे तो रखिए, प्रथम देश, और हमारे यहाँ क्या है, प्रथम परिवार। तो परिवार के माँ का जिस दिन मोह छूट जाएगा, मुझे देश दिखाई पड़ेगा कि हाँ